सावित्री दीदी, हमने 4 महीनों से घर का किराया नहीं भरा है। कल रघुवीर सरपंच जी हमें घर से निकालने की धमकी दे रहे थे। मैं पैसों के जुगाड़ में लगी हुई हूँ, पर क्या करूँ? रामपुर गांव में कोई हमें उधार भी देना नहीं चाहता है। बड़ी बहन सावित्री उदास होकर छोटी बहन गौरी को अपनी हालत बताती है। इतने में कमला दादी कहती है, हमारी किस्मत तो देखो, जो भी काम शुरू करते हैं चलने से पहले ठप हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इतने सारे कर्ज कहाँ से भरेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, अगर ऐसे ही चला तो हम इतने सारे कर्ज कहाँ से भरेंगे? दोनों बहनें और कमला दादी घर में बैठी अपना सुख दुख बांट ही रही थी। इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बाहर निकलो तीनों के तीनों। आवाज सुनते ही दोनों बहनें और दादी घर के बाहर निकलती है। सरपंच को अपने सामने गुस्से में खड़ा देख सावित्री पूछती है, क्या बात है सरपंच जी, इतनी सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ? सरपंच गुस्से में बोलता है, बहुत हो गया, अब तुम तीनों इस घर से जल्द निकल जाओ। पर क्यों सरपंच जी, आखिर हमने किया क्या है? तुम तीनों महारानियों ने पिछले 4 महीनों से किराया नहीं भरा है। अब मैं तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। ऐसा ना कीजिए सरपंच जी, हम पर दया कीजिए। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुझे और कुछ नहीं सुनना है, निकल जाओ मेरे घर से। सरपंच बड़ी निर्दयता से दोनों बहनों और दादी को घर से निकाल देता है। तीनों दर दर भटकने लगते हैं। आज हमें घर से निकले पूरे 3 दिन हो चुके हैं। हम और कब तक यूं ही भटकते रहेंगे? हिम्मत मत हार गौरी, हमें कहीं ना कहीं रहने का आसरा मिल ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सरपंच जी ने हमें सिर्फ पैसों के लिए निकाला है। जरूर बात कुछ और है। भला आपको ऐसा क्यों लग रहा है दादी? वो इसलिए क्योंकि जब हम घर से निकल रहे थे तब उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम उस दिन उसे पैसे दे भी देते, उसके बावजूद भी वो हमें घर से निकाल ही देता। आखिर ऐसी क्या बात होगी जिसके कारण सरपंच इस हद तक गिर गया कि उसने 2 बहनों और बूढ़ी दादी को बिना कुछ सोचे समझे बेघर कर दिया? तीनों सरपंच के असल इरादे का सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। तभी अचानक मौसम बिगड़ना शुरू हो जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं। लगता है बारिश होने वाली है, हमें जल्दी सर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी। इतना बोलकर तीनों तूफान से बचने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। कुछ दूर चलते ही उन्हें नदी किनारे थोड़ी सी खाली जगह दिखाई देती है। उसे देखकर सावित्री बोलती है, गौरी दादी ये देखो, यहाँ इतनी बड़ी खाली जगह है, हम यहाँ अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बना सकते हैं। हाँ सावित्री, तुम सही कह रही हो। इससे पहले बारिश शुरू हो जाए हमें जल्दी से झोपड़ी बना लेनी चाहिए। इसके बाद दोनों बहनें और दादी बिना एक पल की देरी किए जंगल की लकड़ियों, पत्तों और नदी किनारे की पक्की मिट्टी से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। दीदी, भले ही ये झोपड़ी गांव के घर जितनी बड़ी नहीं है, पर यहाँ एक अलग ही सुकून है। ना तो यहाँ हमें किराया भरने की चिंता है और ना ही घर खोने का डर। सच में पहली बार हम किराए के नहीं बल्कि अपने खुद के घर में रह रहे हैं। तीनों अपने नए घर में रहकर बहुत खुश हो रहे थे। रात हुई तो तीनों जंगल की जंगली सब्जियां और फल खाकर सो गए। आधी रात होते ही तूफान और बारिश का ऐसा कहर बरसा कि उनके घर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगी, जिस कारण कमला दादी उठ गईं। हे प्रभु, अब ये क्या नई मुसीबत है? इतना बोलते ही कमला दादी परेशान होकर सावित्री और गौरी को जगाती है। तुम दोनों जल्दी उठो, देखो छत टपक रही है। ऐसा ही रहा तो घर के अंदर पानी भर जाएगा। ये सुनते ही दोनों तुरंत नींद से जगी और बारिश से बचने का उपाय सोचने लगी। दीदी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम छत के ऊपर भी मिट्टी का काम कर दें? मिट्टी की मोटी परत होगी तो छत टपकने का कोई डर ही नहीं रहेगा। उपाय अच्छा है, अभी बारिश हो रही है, आज हमें ऐसे ही गुजारा करना होगा। इतना बोलकर तीनों सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। छत टपकने के कारण वे सो नहीं पाते, इसलिए कोने में बैठे बैठे पूरी रात बिना सोए गुजार देते हैं।
सुबह होती है। बारिश के रुकते ही वे तीनों छत की मरम्मत में लग जाते हैं। तुम दोनों यही रुको, मैं मिट्टी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद सावित्री मिट्टी लेकर आती है और फिर दोनों बहनें और कमला दादी छत ठीक करने लगते हैं। अब उनका घर पहले से और भी मजबूत बन गया था। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अब तो रामपुर गांव में हर रोज बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन उनके घर पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन बारिश के रुकते ही सावित्री और कमला दादी रघुवीर सरपंच के घर जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? घर लेने की उम्मीद ना पालना फिर से। सरपंच जी, हमें घर वापस नहीं चाहिए। हम तो बस आपसे एक मदद की उम्मीद करने आए हैं। कैसी मदद? हो सके तो आप हमें कोई काम दिलवा दीजिए। जो भी मुनाफा होगा उसमें से हम आपको भी कुछ हिस्सा दे देंगे। लगता है गरीबी में तुम लोगों की मति ही मारी गई है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? आप तो गांव के सरपंच हैं। आपको तो गांव में हर किसी की मदद करनी चाहिए। ये आपका फर्ज है सरपंच जी। अब तुम मुझे मेरा फर्ज सिखाओगी? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम लोगों से सलाह लूं। सरपंच उनकी खूब बेइज्जती करता है, मानो जैसे वो बरसों पुरानी कोई दुश्मनी अपने गुस्से के जरिए उन पर निकाल रहा हो। कमला दादी और सावित्री उसके ऐसे बर्ताव से परेशान हो चुके थे। आखिर आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमने आपका बिगाड़ा ही क्या है? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब करो। इसके बाद दोनों मायूस होकर सरपंच के घर से निकल जाते हैं। दोनों के अंदर घर जाकर गौरी को सब सच बताने की हिम्मत नहीं रहती है, इसलिए दोनों वही रास्ते में रुककर परेशानी का हल सोचने लगते हैं। दादी, अब हम क्या करेंगे? काम नहीं मिलेगा तो अपना पेट कैसे पालेंगे? कब तक हम जंगली सब्जियां और फल खाकर गुजारा करेंगे? ऐसे तो हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। मुझे तो गौरी की फिक्र हो रही है। छोटी है, हमें उसे खुश रखना चाहिए, पर किस्मत के हाथों मजबूर उसे भी हमारे साथ दुख झेलने पड़ रहे हैं। सावित्री और कमला दादी एक दूसरे से अपना दुख बांट रहे थे। तभी अचानक वहाँ गांव की कुछ औरतें आती हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो सरपंच ने घर से निकाल दिया था ना? अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर सावित्री को बहुत गुस्सा आता है और वो उस औरत को सुनाने लगती है। तुम हमें ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या हमने तुम्हारा उधार खाया है जो तुम्हारी बातें सुने? जेब में 1 रुपया तो है नहीं, पर अकर तो देखो। जुबान कैंची की तरह चलाने से कुछ नहीं होता। तुम लोग हो ही मनहूस। सही कह रही हो बहन, मुझे तो इन लोगों से नफरत है। इनके परिवार ने जो गांव वालों के साथ किया था वो कोई भी अब तक भूल नहीं पाया है। कहना क्या चाहती हो? मेरे माता पिता ने ऐसा क्या किया था गांव वालों के साथ? उन्हें बदनाम मत करो, वे तो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। सच सबको कड़वा ही लगता है। खैर, हमें तुम्हारे मुंह नहीं लगना। हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है। इतना बोलकर वे औरतें वहाँ से चली जाती हैं। शाम होते ही कमला दादी और सावित्री अपने घर वापस आते हैं। क्या बात है दीदी, आप दोनों इतनी निराश क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बाबू, बस थोड़ी काम की चिंता है। आज भी हम खाली हाथ ही लौटे हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों निराश ना हो। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। कहने को तो सबसे छोटी हो, पर समझदारी हमसे भी ज्यादा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दीदी, जैसे सिर्फ काम ही समस्या नहीं है, बात कुछ और भी है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तू ज्यादा मत सोच, जाकर सो जा। हम कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगे। तब सावित्री और दादी गौरी को रामपुर गांव में हुई चर्चा के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। रात होती है। गौरी के गहरी नींद में जाते ही कमला दादी परेशान होकर सावित्री से बातें करने लगती है। सावित्री, आखिर गांव में सब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? जब देखो तब तुम्हारे माता पिता को गलत क्यों कहते हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है दादी, आखिर ऐसी क्या वजह है कि सब हमसे इतनी घृणा करते हैं? यही सवाल उन्हें मन ही मन बेचैन किए जा रहा था। कुछ दिन बीते। अब तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बिना पैसों के गुजारा करना नामुमकिन सा हो रहा था। इसलिए एक दिन सावित्री ने गांव के सबसे धनी व्यक्ति धनराज सेठ से मदद लेने की सोची।
गौरी, दादी आप दोनों घर पर ही रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब आप कहाँ जा रही हो? बाहर मौसम खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है। इसीलिए तो कह रही हूँ घर पे ही रहना दोनों। मुझे धनराज सेठ से काम के सिलसिले में बात करनी है। मैंने तो सुना है वो धनराज सेठ काफी क्रूर और लालची है। भूलो मत, मैं तुम्हारी दादी हूँ और तुमसे बहुत बड़ी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आराम करूँ और तुम अकेले काम करो। मैं घर में अकेली रहकर ऊब जाती हूँ। अब मैं भी काम करूंगी और घर खर्च में आप दोनों का हाथ बटाऊंगी। दोनों ने साथ काम करने की जिद ठान ली थी, इसलिए सावित्री उन्हें चाहकर भी मना नहीं कर पा रही थी। अब दोनों बहनें और कमला दादी धनराज सेठ के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मिलने वाले हर लोग उन्हें नफरत की नजर से देखते हैं, लेकिन तीनों अपनी हिम्मत नहीं हारते और धनराज सेठ के घर पहुंचते हैं। धनराज सेठ अपने घर के सोफे पर बैठे आराम फरमा रहा था। सेठ, हमें कोई काम दे दीजिए, हमें काम की बहुत जरूरत है। अरे तुम तीनों आओ आओ। मैंने सुना है तुम्हें बेघर कर दिया गया है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। किस्मत के आगे किसकी चली है साहब। गांव में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। क्यों नहीं, मैं तुम तीनों को जरूर काम दूंगा और पगार भी अच्छी दूंगा। आखिर तुम लोग हमारे गांव के ही हो। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। गौरी हैरान होकर मन में सोचने लगती है। ये धनराज सेठ तो दिल का बड़ा अच्छा है। लोग फिजूल में इसके बारे में फालतू की अफवाह फैला रहे थे। गौरी इतना सोचती ही है, इतने में धनराज सेठ उन्हें कुछ पैसे देकर काम करने को बोल देता है। ये लो, कुछ पैसे रख लो और आज से ही काम में लग जाओ। और हाँ, आगे कभी भी पैसों की जरूरत हो या कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे कहना। शुक्रिया सेठ, आप सच में बहुत भले इंसान हो। भगवान आपको हमेशा तरक्की दे। इतना बोलकर तीनों मजदूरी के काम में लग जाते हैं। दिन बीतते हैं। अब उनकी थोड़ी आमदनी होने लगती है। अब उनके घर में ना तो राशन की कमी थी और ना ही पैसों की। धनराज सेठ ने तो जैसे उन तीनों की किस्मत ही बदल दी थी। एक दिन मौसम की मार गांव पे ऐसी पड़ी कि बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। न जाने अचानक मौसम को क्या हो गया है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज 4 दिन हो गए हैं हम काम करने नहीं गए। अगर सेठ धनराज गुस्सा हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतनी बारिश में कोई पागल ही होगा जो घर से बाहर निकलेगा। आप फिक्र मत करो, सेठ धनराज बहुत अच्छे हैं, हमारी परेशानी समझेंगे। हाँ, ये तो है। वो हमारी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए हैं। जहाँ सबने हमसे मुंह फेर लिया, वहाँ उन्होंने हमें सहारा दिया। वैसे मुझे आप दोनों से कुछ बात पूछनी है। क्या बात है गौरी, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं कुछ दिन पहले घर का सामान लेने बाजार गई थी। तब वहाँ मुझे सब लोग बहुत ताने दे रहे थे। कह रहे थे अपने माता पिता की करनी का फल जरूर भुगतेगी। तू उनकी बात पे ज्यादा ध्यान मत दे, वे सब हमारी तरक्की से जल रहे हैं। और नहीं तो क्या। जब हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे तब तो कोई मदद करने के लिए नहीं बढ़ा। अब हम उनकी बात क्यों सुने भला? सावित्री और कमला दादी गांव वालों के तानों को नजरअंदाज कर रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इन तानों के पीछे क्या गहरा राज छिपा है। वे तीनों बिना किसी फिक्र के अपने मिट्टी के घर में आराम से रह रहे थे। बारिश और तूफान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गांव में हर तरफ पानी भर गया था। लोगों के लिए गांव में रहना मुश्किल हो रहा था। सरपंच जी, हमारी सहायता कीजिए, हमारा घर डूब रहा है, हम कहाँ जाएंगे? आप सब घबराइए मत, मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। समय ही तो नहीं है सरपंच जी। बारिश ऐसे ही होती रही तो पूरा गांव डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। गांव की परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी। पानी का बहाव इतना बढ़ गया था कि सब अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग रहे थे। जंगल पहाड़ की ऊंचाई पर था, इसलिए वहां पानी भरने की परेशानी नहीं थी। गौरी और कमला दादी घर के बाहर बैठे थे। तभी उनकी नजर गांव वालों पर पड़ी। दादी, वो देखो, गांव वाले जंगल में इधर उधर दौड़ रहे हैं। अरे हाँ बेटी, चलो देखते हैं क्या हुआ है। कमला दादी सावित्री को आवाज देती है। सावित्री भी घर के बाहर आ जाती है। फिर तीनों गांव वालों के पास जाते हैं। उन गांव वालों की भगदड़ में रघुवीर सरपंच भी था। क्या बात है सरपंच जी,
आप सब इधर उधर भाग क्यों रहे हैं? हम सब अपनी जान बचा रहे हैं। हमारा घर डूब चुका है। हम बेसहारा हो गए हैं। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। एक समय आपने हमें बेघर किया था, आज भगवान ने आपको कर दिया। गौरी, ये कोई समय है क्या लड़ाई करने का? ऐसे किसी के बुरे वक्त का मजाक में ही उड़ाते हैं। आप सब हमारे घर चलिए, यहाँ बारिश के कारण बाढ़ आने की संभावना नहीं है। इतना बोलकर दोनों बहनें और कमला दादी सभी गांव वालों को अपने घर लेकर चले जाते हैं। दो दिन बीतते हैं। बारिश का कहर कम होता है। सब अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। हमें माफ कर देना तुम तीनों। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। हमने तुम्हारे माता पिता की गलतियों की सजा तुम लोगों को दी। आप सब अक्सर हमारे माता पिता की गलती की बात करते रहते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा आप सब हमें देते आ रहे थे? सरपंच जी, आज आपको सच बताना ही होगा। आखिरकार रघुवीर सरपंच अपनी चुप्पी तोड़ता है और उन्हें सालों पुराना राज बताता है। तुम्हारे माता पिता ने सालों पहले मंदिर के गहनों की चोरी की थी। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। भले ही हमारे माता पिता हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रहे हों, पर फिर भी हम ये यकीन से कह सकते हैं कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हाँ, मैं छोटी थी जब मेरे माता पिता गुजरे थे। उनके गुजरने से पहले वो हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते थे। अब आप ही बताइए, जो अपनी बच्चियों को इतने अच्छे संस्कार दे, वो भला चोरी जैसा गलत काम कैसे कर सकते हैं? दोनों बहनें जिद पे अड़ गई थी कि वे अपने माता पिता के माथे पर लगा ये कलंक मिटा कर रहेंगी। तभी अचानक एक बूढ़े बाबा की आवाज आती है। वे दोनों सच्चे थे। ये सुनते ही सबकी नजर उनके ऊपर जाती है। आप कौन है बाबा? मुझे नहीं पहचाना सरपंच? मैं उस मंदिर का पुजारी हूँ। तुम्हें कहाँ से याद होगा? उस वक्त तो तेरा पिता गांव का सरपंच था। चलो सब मेरे साथ, आज सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा। इतना बोलकर बूढ़े बाबा सबको धनराज सेठ के घर के आंगन में लेकर जाते हैं। सरपंच, यहाँ खुदाई करवाओ। खुदाई शुरू होती है। मिट्टी के अंदर से मंदिर का खजाना निकलता है। ये खजाना यहाँ कैसे? क्योंकि धनराज सेठ ही असली चोर है। वो तुम्हारे पिता का खास मित्र था। उसने चोरी करके इनके माता पिता को फंसा दिया था। अगर आपको सच पता था तो आपने अब तक किसी को कुछ बताया क्यों नहीं था? मैंने धनराज सेठ को चोरी करते देख लिया था, इसलिए वो मेरी जान का दुश्मन बन गया था। उससे बचने के लिए अब तक मैं अपनी पहचान छुपा कर घूम रहा था। वो धनराज सेठ बाढ़ से बचने के लिए शहर भाग गया है। अब हम उसे सजा कैसे देंगे? उसने मेरे माता पिता का नाम खराब किया है। इतने सालों तक उसकी वजह से आप सबने हमें इतने ताने मारे, मेरे माता पिता को कोसते रहे। उसे उसकी भरपाई करनी होगी। हम कैसे भी करके उस धनराज सेठ को गांव वापस लाकर रहेंगे। दीदी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर धनराज सेठ इतना बुरा था तो उसने हमारी मदद क्यों की? वो इसलिए क्योंकि ये आधा खजाना है। आधा तुम्हारे पिता ने उससे बचाकर कहीं छुपा दिया था और उसे लगता है कि तुम्हें खजाने का पता है। अब सारी हकीकत उनके सामने थी। उन्होंने शहर में धनराज सेठ के पास यह खबर पहुंचाई कि बाकी का खजाना मिल चुका है। धनराज लालच के भंवर में फंस गया और गांव दौड़ा चला आया। सभी गांव के चौराहे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। कहाँ है मेरा खजाना? तुम्हें खजाना नहीं, हथकड़ियाँ मिलेंगी सेठ। ये सुनते ही धनराज सेठ समझ जाता है कि उसे झूठ बोलकर बुलाया गया है। रघुवीर सरपंच और बाकी के गांव वाले उसे पुलिस के पास लेकर चले जाते हैं। फिर गौरी सावित्री से पूछती है, दोषी को सजा तो मिल गई, पर ये समझ नहीं आया कि पिताजी ने बाकी का खजाना कहाँ छुपाया होगा। मुझे पता है, माँ कहा करती थी कि हमारे घर के आंगन में गांव की धरोहर छिपी है। आज मुझे इसका अर्थ समझ आया। इसके बाद सावित्री ने अपने किराए वाले घर के आंगन की खुदाई कराई और खजाना वापस से मंदिर के हवाले कर दिया। फिर दोनों बहनें और कमला दादी खुशी खुशी नदी किनारे वाले घर में रहने लगे। अब उन्हें कोई घृणा की नजर से नहीं देखता था। सब उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें अच्छी पगार पर काम भी देते थे।
इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल हॉलीडे टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।